रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। जो तार्किक भाववादी जो विचार था, आरंभिक विचार जो वियना सर्किल में डेवलप हो रहा था, उसके ऊपर जो आक्षेप हुए, अनेक आलोचनाएं हुई और उस आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में जो तार्किक भाववादी दार्शनिक थे, उन्होंने जो अपने विचारों में परिवर्तन किया, जो उसको और रिफाइंड किया, परिष्कृत किया, तो उसके संदर्भ में हम लोग कुछ बिंदुओं को पढ़ रहे थे। और उसमें कई सारे ऐसे बिंदु थे जिस पे आप लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ में एज इट इज प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो उस पर हम लोग ने चर्चा की थी। उसी का थोड़ा सा दोहराव करते हुए, रिपीटेशन करते हुए हम फिर आगे बढ़ जाएंगे और आगे की चीजों को आज करके ये वियना सर्किल वाले सारे जो विचार हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में हम समाप्त कर दें। तो जैसा कि कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये कौन है जो अभी जुड़े हैं? गुड इवनिंग सर। सबा गुड बोल रहे इवनिंग। हैं सर। अच्छा, बहुत दिन बाद आप जुड़ी हैं। जी सर, थोड़ा सा कुछ घर पे इशू हो गया था जिसकी वजह से हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। कोई बात नहीं। अभी क्या समझ में आएगा ना आपको? ठीक है, आप वीडियोस ले लीजिएगा। ठीक है मीनू, देख लेना। हाँ? ठीक है, तो ठीक है। तो अभी जो हम लोग एक पहला हम लोग संदर्भ हम लोग डिस्कस किए थे कि एक आक्षेप तो ये लगा ना तार्किक भाववादियों के जो ये अर्थ का सत्यापन सिद्धांत था, कि ये जिस सत्यापन की बात कर रहे हैं, जिस आनुभविक परीक्षा की बात कर रहे हैं, क्या यह आनुभविक परीक्षा वास्तविक आनुभविक परीक्षा से इनका अभिप्राय है, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल वेरिफिकेशन से इनका अभिप्राय है। क्योंकि प्रश्न यह था, संदर्भ यह बन रहा था, आलोचना का बिंदु यह बन रहा था कि यदि इसे वास्तविक अनुभव परीक्षा से लिया जाए, तो जो इतिहास संबंधी कथन होंगे या कुछ इस प्रकार के कथन होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था जो आप लोग की बुक में भी दिया है। यदि कोई कहे कि चंद्रमा की दूसरी ओर एक पर्वत श्रृंखला है और वास्तविक अनुभव परीक्षा का संदर्भ आए, तो फिर इसकी वास्तविक अनुभव परीक्षा संभव नहीं होगी और तार्किक भाववादियों के लिए उनके सत्यापन सिद्धांत के संदर्भ में ये दोनों वाक्य अर्थहीन हो जाएंगे। लेकिन इनको जनरली लोग अर्थहीन मानते नहीं, तो ये लिमिटेशंस दिख रही थी। तो इसीलिए ये आलोचना का बिंदु बना और इस आलोचना पर विचार किया तार्किक भाववादी दार्शनिकों ने और इसका सलूशन कर दिया और इस प्रकार अपने तार्किक भाव दर्शन और अपने सत्यापन सिद्धांत को परिष्कृत किया। तो तार्किक भाववादियों ने क्या कहा, जो कि कल के क्लास में भी हमने कई बार कहा, कि उन्होंने कहा कि यह जो परीक्षणीयता का संदर्भ हम प्रस्तुत कर रहे हैं सत्यापन सिद्धांत में, वह वास्तविक एक्चुअल न होकर बल्कि सिद्धांततः अनुभव परीक्षा की संभाव्यता से। तो अब आप लोग को इंटरव्यू या कहीं पे भी वाइवा में कहीं पूछा जाए कि तार्किक भाववादियों के लिए जो परीक्षणीयता है वह क्या वास्तविक अनुभव परीक्षा है या क्या है, तो आप लोग का उत्तर होगा नहीं, यह वास्तविक एक्चुअल अनुभव परीक्षा से इनका अभिप्राय न होकर बल्कि सिद्धांतः अनुभव परीक्षा की संभाव्यता से। यानी सैद्धांतिक रूप से अगर कहीं अनुभव परीक्षा संभव है, तो भी हम वहां पर इसे मानेंगे कि हम उस कथन की अर्थपूर्णता का विश्लेषण सत्यापन सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं, हम उसे निरर्थक कथन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि चंद्रमा की दूसरी ओर अनुभव पर्वत श्रृंखला है, तो इनका कहना था तार्किक भाववादियों का कि यदि सिद्धांततः तो हम कह ही सकते हैं कि यह संभव है, अगर विज्ञान इस तरह की स्थिति पैदा कर दे कि हम चंद्रमा की दूसरी ओर जा सकें, तो हम इसकी आनुभविक परीक्षा कर सकते हैं सिद्धांततः कि वहां पर्वत श्रृंखला है या नहीं। और हम देख चुके हैं कि विज्ञान ने वास्तव में संभव कर दिया और भारत के वैज्ञानिकों ने ये संभव कर दिया कि हम चंद्रमा के उस छोर पर चले गए जहां तक आज तक किसी ने कोई जो है पहुंच नहीं पाया। तो यही बात थी। तो यह जो आक्षेप किया गया, इस आक्षेप में परिष्कृत करके वास्तविक अनुभव परीक्षा की जगह सिद्धांतः अनुभव परीक्षा की संभाव्यता को लिया गया। इसी प्रकार हाइपोथेटिकली अगर आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रश्न बना दिया जाए कि तार्किक भाववादियों के लिए अनुभव परीक्षा है वास्तविक अनुभव परीक्षा,
सिद्धांत अनुभव परीक्षा की संभावना। तीसरा ऑप्शन कर दे कि वास्तविक और सिद्धांत अनुभव परीक्षा की संभावना दोनों। और चौथा कर दे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बेस्ट आंसर यहाँ पे आएगा, जो सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट उत्तर मिलेगा, वो सेकंड ऑप्शन होगा कि उन्होंने परीक्षणीयता का अभिप्राय लिया सिद्धांत अनुभव परीक्षा की संभाव्यता। यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वह बनस्पत दूसरे वाले जो प्रश्न उठता है, दूसरा जो एक संदर्भ उठता है आलोचना का, उसकी तुलना में थोड़ा सीधा था। और जो सॉल्यूशन दिया गया सिद्धांत अनुभव परीक्षा की संभाव्यता, वह सर्वमान्य भी था और सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन जब दूसरे प्रकार का एक आक्षेप किया गया तार्किक भाववादी दार्शनिकों के सत्यापन सिद्धांत के विरुद्ध, कि यहाँ जो अनुभव परीक्षा की बात की जा रही है वह क्या निश्चयात्मक है, कंक्लूसिव है, या हम इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि क्या ये स्ट्रॉन्ग सेंस में की जा रही है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत हुए। यहाँ पर अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत हुए, और यहाँ पर अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस को देने का प्रयास किया। तो उसकी चर्चा भी हम लोग कल कर चुके हैं विस्तार पूर्वक से। और इसलिए यह महत्वपूर्ण था क्योंकि एज इट इज आप लोग के यूजीसी नेट, जेआरएफ और उन सब में ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाता है। लेकिन अब अवधारणा भी आप लोग समझ रहे हैं। अभी तक तो मान लीजिए याद वगैरह करके या देख दाख के आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन अब अवधारणा भी आप समझ रहे हैं कि ये सब सारी चीजें हो क्या रही हैं। तो जैसे कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ जो जब यह प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ कंक्लूसिव या स्ट्रॉन्ग सेंस में परीक्षणीयता की बात की जा रही है, तो संदर्भ यह उठा कि जो पूर्ण व्यापी वाक्य होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हम कहें सभी मनुष्य मरणशील हैं, इस प्रकार के जो, या तत्वों में आकर्षण, सभी तत्वों में आकर्षण शक्ति होती है, अगर हम इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, तो इस प्रकार के जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी कभी भी स्ट्रॉन्ग सेंस में या निश्चयात्मक कंक्लूसिव सेंस में परीक्षणीयता, वेरिफिकेशन संभव नहीं होता। तो अगर वेरिफिकेशन संभव नहीं है, तो क्या हम इन यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स को निरर्थक मानेंगे? यह भी लिमिटेशंस दिखाई दे रही थी इनकी। तो इसका भी प्रत्युत्तर दिया तार्किक भाववादियों ने। लेकिन अलग अलग दार्शनिक, तार्किक भाववादी दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन, सुझाव प्रस्तुत किए। और उनमें से जो कुछ सुझाव थे उसको बहुत मान्यता नहीं मिली, और अंततः जो एयर ने जो सुझाव दिया उसे सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट सुझाव माना गया और उसे ही सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन चूंकि जो आरंभिक रूप से सुझाव दिए गए थे वह सुझाव भी दिए गए हैं, इसलिए आप लोग को उसको जानना, समझना, उसकी लिमिटेशंस, और वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि जो एक तार्किक भाववादी दार्शनिक मॉरिस स्लिक, जो कि वियना सर्किल में भी थे, वियना सर्किल में जहाँ पे तार्किक भाववाद दर्शन का उद्भव हो रहा था, उन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की इस आक्षेप के संदर्भ में। और उन्होंने कहा कि जो समस्त हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, कथन होते हैं, अगर हम ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखें, यानी हम इस सेंस में देखें, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी कथन की निश्चयात्मक, कंक्लूसिव सेंस में तो हम किसी चीज का वेरिफिकेशन नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग सेंस में। इस प्रकार हम देखें कि सभी ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सभी कथन क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, एब्सर्ड होते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि जो हमारे आनुभविक क्षेत्र के कथन हैं, क्योंकि हम उन आनुभविक कथनों की जो है अनुभव परीक्षा एक सीमित दृष्टिकोण से ही भले कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन आनुभविक कथनों को और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए एक पद प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण निरर्थक हैं, यानी इंपॉर्टेंट नॉनसेंस है। तो यह एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया इस संदर्भ में, और कहा कि जो है ये इंपॉर्टेंट नॉनसेंस है, महत्वपूर्ण निरर्थक है। तो ये जो इनकी अवधारणा थी मॉरिस स्लिक की, जो पूर्ण व्यापी या यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के संदर्भ में जो लिमिटेशंस आ रही थी, और जो आक्षेप किया जा रहा था कि निश्चयात्मक या सबल अर्थ में अनुभव परीक्षा संभव नहीं है, उस संदर्भ में मॉरिस स्लिक ने जो सॉल्यूशन प्रस्तुत किया और महत्वपूर्ण निरर्थक, इंपॉर्टेंट नॉनसेंस का संदर्भ प्रस्तुत किया, वह कोई सर्वमान्य
सल्यूशन या समाधान नहीं बन पाया। इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया कि ये कहना ठीक नहीं है इम्पोर्टेंट नॉनसेंस के संदर्भ में। तो इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप लोग की यूजीसी नेट में पूछ देता है कि महत्वपूर्ण निरर्थक की अवधारणा किस तार्किक भाववादी दार्शनिक के द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो इसका उत्तर होगा मॉरिस स्लिक। या मॉरिस स्लिक ने किस प्रकार की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत किया, और उसमें एक ऑप्शन दे देगा इंपॉर्टेंट नॉनसेंस, महत्वपूर्ण निरर्थक। तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण निरर्थक। तो आप लोग को ये जानना है। इसके बाद एक दार्शनिक थे जिसकी चर्चा हमने की थी, ये भी शायद आप लोग के नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर में कभी आया हुआ है, कॉल पॉपर करके थे। और इन्होंने एक कहा कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण सत्यापनीयता का सिद्धांत नहीं है, पूर्ण व्यापी वाक्यों यूनिवर्सल स्टेटमेंट के संदर्भ में जो आक्षेप हो रहे थे, उसके सल्यूशन समाधान के रूप में इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है सत्यापनीयता का संदर्भ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है मिथ्यापनीयता की संभाव्यता, यानी फॉल्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न कि जो है हमारे लिए सत्यापनीयता की संभावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और हमें कोई एक उदाहरण भी मिल जाता है अपवाद स्वरूप, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वह चीज जो है वह खंडित हो जाती है और वह हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती है। जैसे हमने कहा कि सभी कौवे काले होते हैं, अगर इस प्रकार का कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया और हमको कोई एक ऐसा कौवा मिल गया जो कौवा है लेकिन काला नहीं है, तो ये हमारे लिए जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक सार्थक संदर्भ होगा। तो उन्होंने कहा कि हम सत्यापन को न ढूंढें, क्योंकि सत्यापन तो संभव ही नहीं है निश्चयात्मक सेंस में। हमें ढूंढना चाहिए मिथ्यात्मीयता की संभावना को, यानी फॉल्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज को तलाशना चाहिए। इस प्रकार पूर्णव्यापी वाक्यों के संदर्भ में किए जा रहे आक्षेप के समाधान के रूप में कॉल पॉपर ने जो है फॉल्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटी का संदर्भ प्रस्तुत किया। लेकिन इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बहुत महत्व नहीं दिया गया। अंत में जो एजे एयर ने इसका सलूशन दिया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और जब हम लोग लास्ट में इसमें पढ़ेंगे कि ब्रिटिश दर्शन में जो तार्किक अनुभववाद का दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, जो परिष्कृत रूप होता है इस तार्किक भाववादी दर्शन जो वियना सर्किल में विकसित हो रहा होता है, उसमें हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको विस्तार पूर्वक फिर से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो संदर्भ आता है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पूर्णव्यापी वाक्यों के संदर्भ में हम कंक्लूसिव या स्ट्रॉन्ग सेंस में हम वेरिफिकेशन के संदर्भ में लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, वस्तुतः निश्चयात्मक या सबल अर्थ में वेरिफिकेशन का कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तार्किक भाववादियों के लिए जो कंटेंट प्राप्त हो रहा होता है वह विज्ञान से प्राप्त हो रहा होता है। जो कंटेंट हमें प्राप्त होता है तार्किक भाववादी दार्शनिकों को, वह विज्ञान से प्राप्त हो रहा होता है। तो विज्ञान में जो भी हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस को कभी भी निश्चयात्मक या स्ट्रॉन्ग सेंस में हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते। इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंस में वेरिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। वो कहते थे, उनका कहना था कि जब भी वेरिफिकेशन का संदर्भ होगा तो हम निर्बल अर्थ यानी वीक सेंस में ही वेरिफिकेशन की बात करेंगे, यानी प्रोबेबल वेरिफिकेशन की ही बात करेंगे। ठीक है, इसलिए यह आक्षेप करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम निश्चयात्मक वेरिफिकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए वेरिफिकेशन क्या है, निर्बल अर्थ में है, वीक सेंस में है, या संभावना सूचक है, प्रोबेबल है। तो यह सारी बातें आप लोग को कल के क्लास में भी बताई गई थी, और आज के क्लास में भी यह सारी चीजें आप लोग को बताई गई। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट्स को जोड़ के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी में एक और लिमिटेशंस डाली जाती हैं, जैसे वास्तविक और निश्चयात्मक। इसके अलावा एक डायरेक्ट एक लिमिटेशन डाली जाती है कि क्या यहाँ पे जो वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, क्या ये साक्षात वेरिफिकेशन है, यानी डायरेक्ट वेरिफिकेशन है, या इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन है। इस तरह की लिमिटेशंस भी डाली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार उनका डायरेक्ट वेरिफिकेशन भी संभव नहीं।
ठीक है, इसलिए लिमिटेशंस यहाँ पे इसकी भी आती है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि अनेक प्रकार की विज्ञान की जो सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंधित वाक्य होते हैं, वहां पर भी डायरेक्ट वेरिफिकेशन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन संभव नहीं होता है। और तो फिर इसका क्या अभिप्राय है, क्या ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन से लेके चल रहे होते हैं तार्किक भाववादी? तो यहाँ पर भी तार्किक भाववादी दार्शनिक परिष्कृत करते हैं अपने सिद्धांत को। वो कहते हैं कि जहाँ डायरेक्ट वेरिफिकेशन संभव हो वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ डायरेक्ट वेरिफिकेशन संभव ना हो और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन की संभाव्यता भी हो, तो वहां पर भी हम ऐसे कथनों को सार्थक कथनों की श्रेणी में रखेंगे और इन्हें निरर्थक या एब्सर्ड जो है कथन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर साक्षात के साथ असाक्षात परिपूर्णता का भी संदर्भ तार्किक भाववादी रखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने दिया था कि जैसे कोई ये कहे कि आपके स्विच बोर्ड में करंट है कि नहीं, ये कैसे निश्चित होगा? तो क्या आप डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर देंगे इसका? यानी उंगली को स्विच में डाल देंगे, प्लग उसके अंदर डाल देंगे कि करंट लगे तो आप वेरिफिकेशन कर पाए? इस तरह से तो नहीं करेंगे ना आप। तो आप इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन करेंगे, यानी टेस्टर से आप देखेंगे, टेस्टर से देखेंगे या फिर आप उसमें जो है जो वो आता है गुड नाइट का रिफिल आता है, उसको डालेंगे, देखेंगे उसकी लाइट जल जाएगी। तो ये प्रमाण होगा ना, इनडायरेक्टली ये प्रमाणित करेगा कि इसमें लाइट आ रही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जहाँ डायरेक्ट वेरिफिकेशन संभव हो वहाँ डायरेक्ट वेरिफिकेशन, और नहीं तो इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की और इस तरह से ये जो लिमिटेशंस वाली बात थी, इस लिमिटेशन से उन्होंने अपने दर्शन को परिष्कृत किया। आप लोग बीके लाल के पुस्तक में देखेंगे ना, इसी आक्षेप या लिमिटेशन से संबंधित एक और आलोचना आप लोग को दी जाती है और एक दार्शनिक का नाम लिया जाता है जिनको कहते हैं सी आई लेविस। पढ़ेंगे तो उसमें होगा सी आई लेविस। सी आई लेविस का जो आक्षेप था तार्किक भाववादियों के प्रति, वो दूसरे प्रकार का था। तो ये तीन जो आलोचनाएं की गई लिमिटेशंस की, उनका सलूशन जो प्रस्तुत किया गया तार्किक भाववादी दार्शनिकों के द्वारा, यह एक श्रेणी का था। और दूसरी श्रेणी में एक लिमिटेशंस की बात सी आई लेविस कहते हैं कि अगर हम अनुभव परीक्षा को ही केंद्रीय मानेंगे सत्यापन सिद्धांत में, तो सी आई लेविस का कहना था कि अनुभव परीक्षा को ही अगर हम तार्किक सत्यापन सिद्धांत में तार्किक भाववादी महत्व देंगे, तो जो अनुभव परीक्षा करने वाला है वह केंद्रीय बन जाएगा। तो इस प्रकार से तार्किक भाववाद में एक प्रकार का आत्मनिष्ठतावाद आ जाए। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि यदि सत्यापन सिद्धांत में हम अनुभव परीक्षा को ही इम्पोर्टेंस देंगे, तो जो अनुभव परीक्षा करने वाला व्यक्ति होगा वही केंद्रीय बन जाएगा। इस प्रकार इसमें एक प्रकार की आत्मनिष्ठतावाद का संदर्भ आ जाएगा और इसका आरोप वो लगाते हैं सी आई लेविस। तो आप लोग से पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा दार्शनिक था जो तार्किक भाववाद पर आत्मनिष्ठतावाद का आरोप लगाता है, और उत्तर उसमें 3-4 दिया हो तो आप लोग सी आई लेविस चूज कर लीजिएगा। सी आई लेविस लगाते हैं और इसका प्रत्युत्तर देते हैं मॉरिस स्लिक। और मॉरिस स्लिक जैसा पुस्तकों में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो आक्षेप किया जा रहा है सी आई लेविस के द्वारा वह ठीक नहीं है, क्योंकि ये ठीक प्रकार के तार्किक भाववाद की अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्लिक कहते हैं पुस्तकों में। और जो आप लोग की पुस्तकों में दिया भी है सेकेंडरी में, और उसको व्याख्यायित करते हुए वो कहते हैं स्लिक कि ये जो सी आई लेविस है वो ठीक प्रकार से तार्किक भाववाद की अवधारणा को नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्रीय विषय बन रहा है वह केंद्रीय विषय जो है आत्म नहीं बन रहा है, यानी जो अनुभव परीक्षा कर रहा होता है वह केंद्रीय विषय नहीं बन रहा है, बल्कि अनुभव केंद्रीय विषय बन रहा है। और इसी मूल अवधारणा को सी आई लेविस नहीं समझ पाते और समझ न पाने के कारण वह आत्मनिष्ठतावाद का आक्षेप करते हैं तार्किक भाववाद पर, जो कि ठीक नहीं। तो यह भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा, हमारे वीडियोस को दोबारा सुन के नोटिंग कर लीजिएगा, और बीके लाल वगैरह में भी दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक टॉपिक इनका बनता है वह है तत्व मीमांसा का निरसन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। जैसा हमने कहा था कि इनका एक भावात्मक कार्य है, निगेटिव एस्पेक्ट है इनके दर्शन का, जहां वह तत्व मीमांसा का निरसन करते हैं।
और भावात्मक कार्य में क्या करते हैं, दर्शन के कार्य का निर्धारण करते हैं, दर्शन के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं।